Assalamualaikum dear student. Today we will discuss about mechanism of breathing. Student, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से डिस्कस किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्रीदिंग का जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मूवमेंट है ब्रीदिंग, जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज। तो ये फिजिकल मूवमेंट है, मीन के डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, जिसके नतीजे में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो बेसिक फिजिकल पार्ट जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो रिब्स मसल्स एंड डायाफ्राम है। रिब्स मसल्स क्या होते हैं? हमारी जो पसलियां हैं इनके बिटवीन मसल्स होते हैं जिनको हम रिब्स मसल्स कहते हैं। और इस तरह से डायफ्राम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं उनके नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो जो हमारे बेसिकली लंग्स हैं उनके ऊपर रिब्स मौजूद हैं, हमारे जो फेफड़े हैं उनके ऊपर पसलियां हमारी मौजूद हैं, ठीक हो गया। और हमारे फेफड़ों के नीचे एक जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये बेसिकली जो एक तो फेफड़ों के नीचे स्ट्रक्चर है डायफ्राम, और दूसरी जो हमारे रिब्स के मसल्स हैं मीन के हमारी जो पसलियां हैं उनकी मूवमेंट बेसिकली लंग्स की मूवमेंट के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। तो हम देखेंगे कैसे। तो अगर हम बात करें ब्रीदिंग या जिसको हम सिंपली सांस लेने का प्रोसेस कहते हैं, इसके अंदर दो स्टेप होते हैं। मीन के एक वो स्टेप होता है जिसमें हम सांस को अपनी बॉडी के अंदर मीन के हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और दूसरा वो प्रोसेस होता है जिसको हम सांस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें, मीन के हवा हमारे फेफड़ों से बाहर आती है। तो दो स्टेप होते हैं, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, ठीक हो गया। तो इसके फेजेस, टू फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को बॉडी में लेके जाना। इस तरह से एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन मीन के सांस को बॉडी से बाहर निकालना। तो हम इंस्पायरेशन का प्रॉपर जो मैकेनिज्म होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंस्पायरेशन के दौरान जो रिब्स मसल्स मीन के, इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहा जाता है, मीन के ये जो मसल्स होते हैं ये, और दूसरा जो है वो डायाफ्राम, रिब्स मसल्स, पसलियों के मसल्स और डायाफ्राम, ये दोनों इस दौरान कंट्रैक्ट होंगे। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब्स मसल्स और डायाफ्राम जो है ये कंट्रैक्ट होंगे। जब रिब्स के मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो जो रिब्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाती है। जो रिब्स के बिटवीन मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स थोड़ा सा एलिवेट हो जाती है, मीन के थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। और इस तरह से डायाफ्राम जो नॉर्मल शेप होती है डायाफ्राम की वो डोम शेप होती है। मीन के जो डायाफ्राम होता है वो डोम शेप होता है। डोम शेप का मतलब क्या? ऐसे डोम शेप होता है। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो कंट्रैक्शन के नतीजे में ये ऐसे हो जाता है, मीन के थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा। पहले नॉर्मल शेप इसकी ऐसे होती है, जब ये कंट्रैक्ट होगा तो फिर इसकी शेप थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। मीन के देखें डायाफ्राम कंट्रैक्ट होके नीचे की तरफ आ जाता है, और रिब्स के मसल जब कंट्रैक्ट करता है तो पसलियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जिसके नतीजे में हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें गैप बढ़ जाता है। फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और फिर हमारे लंग्स जो है वो इजीली फैलते हैं। जब वो फैलते हैं तो उनके अंदर एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट की एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिब्स मसल्स एंड डायफ्राम कंट्रैक्ट, रेज्ड, जो रिब्स हैं वो रेज्ड हो जाएंगी, और इस तरह से डायफ्राम जो है वो लोवर्ड हो जाएगा जब ये कंट्रैक्ट होगा। एरिया जो थोरेसिक कैविटी का है, मीन के हमारे सीने का जो गैप है, जो सीने की कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा, और एयर जो है वो हमारे फेफड़ों के अंदर एंटर होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन को। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, सांस को बॉडी से बाहर निकालना, हवा को बॉडी से बाहर निकालना। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी हम बेसिकली सांस को बाहर निकालेंगे तो बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, और इस तरह से जब भी हम सांस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं बेसिकली हम जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। तो नो डाउट कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं थोड़ी बहुत उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त ज्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की मौजूद होती है। इसी तरह से थोड़ी बहुत क्वांटिटी जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्योंकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम इनहेल करते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं उस वक्त थोड़ी अमाउंट हम कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इनके जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आ रही होती है। तो फिर इस वजह से जनरली हम ये कहते होते हैं कि जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकाली जाती है, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त बेसिकली ऑक्सीजन की ज्यादा क्वांटिटी हम ले रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो हम जब सांस को अंदर ले जाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंपली इसको कि हम ऑक्सीजन को जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो बेसिकली हम जनरली उसको कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन क्या है? ये बिल्कुल बेसिकली इंस्पायरेशन का उलट है।
इस दौरान रिब्स के मसल और डायफ्राम दोनों जो है वो रिलैक्स होंगे। जबकि यहाँ पे हमने देखा था रिब्स मसल जिनको इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है और इस तरह से डायफ्राम दोनों क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। रिब्स के मसल और डायफ्राम दोनों जब रिलैक्स होंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो रिब्स है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, मीन के वो पहले ऊपर हो गई थी, अब दोबारा से वो नीचे चली जाएंगी। और इस तरह से डायफ्राम जब दोबारा से रिलैक्स होगा तो ये डोम शेप में आ जाएगा, मीन के डोम शेप दोबारा से इस तरह से ऊपर चला जाएगा जब ये रिलैक्स होगा। तो जब ये डोम शेप में दोबारा से चला जाता है तो देखें डायफ्राम भी ऊपर आ गया और रिब्स भी दोबारा से पीछे हो गई हैं, अपनी पोजीशन पे चली गई हैं, दरमियान में हमारे फेफड़े मौजूद हैं। तो फेफड़ों के ऊपर अब प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब फेफड़ों के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फेफड़े जो कंट्रैक्ट करेंगे। जब फेफड़े कंट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में फेफड़ों के अंदर जो एयर होगी वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सांस को बॉडी से बाहर निकालना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग को। देखें हमें पता है जब हम सांस लेते हैं बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी होती है जब हमारी बॉडी में जब हम नॉर्मल होते हैं तो उस वक्त जो है हम नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे होते हैं, और नॉर्मल या फिर रेस्ट की हालत में जो सांस लेने की रफ्तार है वो 16 to 20 टाइम पर मिनट, मीन के रेस्ट की हालत में हम 16 से 20 मरतबा जो है वो सांस ले रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर। और इस तरह जब हम कोई हार्ड वर्क, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब हम दौड़ते हैं तो उस वक्त जो ब्रीदिंग का रेट हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, मीन के उस वक्त हमारे फेफड़े तेजी से फैल रहे होते हैं और तेजी से कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान जो ब्रीदिंग का रेट है हमारी बॉडी के अंदर वो 30 to 40 टाइम पर मिनट है। मीन के जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस वक्त 1 मिनट में 30 से 40 मरतबा जो है वो हम सांस ले रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सांस की रफ्तार है इसको हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है वो कंट्रोल करता है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि सांस की स्पीड को बढ़ा देती है और सांस की स्पीड को जो है वो कम कर देती है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है। हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है। तो ये एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है जो कि ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करता है। तो ये सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से, मीन के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो ब्रीदिंग के रेट को नॉर्मल रखेगा, और इस तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो ब्रीदिंग का जो रेट है उसको भी फास्ट कर देगा। तो अब थोड़ा सा इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अब देखें बाज़ औक़ात जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस वक्त हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन तेज हो जाएगा हमारी बॉडी में, क्योंकि एनर्जी की हमें ज्यादा जरूरत होती है। तो एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब हम नॉर्मल होते हैं तो हमें इतना एनर्जी नहीं चाहिए, तो उस दौरान जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से जो है वो चल रहा होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन तेज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मीन के जब हम एक्सरसाइज करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी नॉर्मल चल रहा होता है, तो उस दौरान नॉर्मल अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस हो रही है। तो नॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल केस में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होकर ये हमारे ब्लड में जाती है, हमारे सेल से हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड के अंदर इसको फिर कौन डिटेक्ट, जब ये ब्लड जो है रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर जाएगा तो फिर रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। जब रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज भेजता है रिब्स और डायफ्राम को। मीन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आवर ब्लड, इट सेंड मैसेज टुवर्ड द रिब्स एंड डायफ्राम। तो रिब्स और डायफ्राम की तरफ ये जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल अमाउंट होगी तो ये भी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिब्स और डायफ्राम को जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और जो रिब्स और डायफ्राम है ये नॉर्मल तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो गए, जिसके नतीजे में हमारे फेफड़े भी जो है नॉर्मल तरीके से कंट्रैक्ट और जो है वो रिलैक्स होंगे। तो जब हमारे फेफड़े नॉर्मल तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो सांस लेने की जो रफ्तार है तकरीबन जो 16 से 20 मरतबा 1 मिनट के अंदर होगी। तो मीन के हमें उस कंडीशन में जो कम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी से निकाल रहे होंगे, और ऑक्सीजन को भी जो है वो हम स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो हम अपनी बॉडी के अंदर लेके आ जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन यूज होती है। जब ये नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो उस वक्त जो है वो ऑक्सीजन भी इसको कम चाहिए, जब ये फास्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है, तो उस वक्त ऑक्सीजन भी इसको ज्यादा चाहिए। तो ये जब नॉर्मल तरीके से हो रहा होता है तो उस वक्त नॉर्मल तरीके से हमारे फेफड़े जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, और इसकी डिमांड जो कम ऑक्सीजन की होती है वो इजीली जो है पूरी हो रही होती है। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। देखें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन को इस केस में अब ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए।
ऑक्सीजन इसको कब मिलेगी, जब हमारे फेफड़े तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। मीन कि अब इसकी डिमांड ज्यादा ऑक्सीजन है, और ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कब आएगी, जब हमारे फेफड़े तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। इनके तेजी से बाहर से जो है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी, तो वो मेंटेन करने के लिए फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन फास्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज होगी, तो इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेक्ट करने के बाद रिब्स और डायफ्राम की तरफ फास्ट फंक्शनिंग के लिए जो है वो तेजी से काम करने के लिए जो है वो इनकी तरफ इंफॉर्मेशन भेजेगा, जिसके नतीजे में रिब्स और डायफ्राम तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। जब ये तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो हमारे जो लंग्स है वो भी तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। जब लंग्स तेजी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी तेजी से हमारी बॉडी से बाहर जाएगी, और ऑक्सीजन जो है उसको भी हम तेजी से अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करेंगे, मीन के वो भी हमारे फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों से फिर जो है वो उसको ब्लड में, और ब्लड से फिर उसको एक एक सेल तक, मीन के सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फिर को जो है उसको जो है वो यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक। इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, बेसिक उनका जो है वो मैकेनिज्म आपने याद रखना है। और इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कैसे वर्क करता है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 बेसिकली क्वेश्चन इस जो है वो पोर्शन से आ सकते हैं। ब्रीदिंग क्या है और ब्रीदिंग के कितने फेजेस होते हैं, ठीक हो गया, एक ये क्वेश्चन आपने याद करना है। और दूसरा जो है वो ब्रीदिंग का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग का क्या रेट होता है, और इस तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त ब्रीदिंग का जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या जो है वो रेट होता है। तो इस तरह से जो ब्रीदिंग के रेट को कौन सा जो है वो ऑर्गन या फिर कौन सी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको कंट्रोल करती है, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो इसके बारे में भी आपने याद रखना है, और ये कैसे वर्क करता है तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट ये था आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर। इसमें कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।